नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और 5वें चरण के मतदान के बाद मैंने शायद हिंदी या मराठी में एक वीडियो बनाया था, शायद मेरा ख्याल है मराठी में था, कि लोकसभा चुनाव खत्म होगा, 4 जून को मतगणना हो जाएगी, उसके बाद महाराष्ट्र में 2 पार्टियां, 2 दल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद हर पार्टी की औकात जो है वो सामने आ जाएगी। क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर 2019 में हुआ था, उसके बाद एनसीपी और शिवसेना, ये 2 पार्टियां टूटी है। उनके जितने एमएलए थे उसमें से ज़्यादा हिस्सा जो था वो उठकर दूसरा नेता चुनकर अलग हो गया। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 2 गठबंधन एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे, लेकिन उनमें 3 पार्टियां होने के कारण पूरा जो महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव था उसमें 6 पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरी थी। ये 6 पार्टियां थी, उसमें बीजेपी ओरिजिनल थी, कांग्रेस ओरिजिनल थी, क्योंकि उन पार्टियों में टूट तो हुई नहीं थी। लेकिन एनसीपी की 2 पार्टियां बन गई थी, शिवसेना की 2 पार्टियां बन गई थी। इसलिए चुनाव के मैदान में 6 पार्टियां थी, लेकिन उसमें से एक बात तय होना ज़रूरी था, जो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो सकता। वो ये था कि जो 2 पार्टियां टूटी थी, मतलब उनके 2 गुट बन गए थे, उसमें से कौन सा गुट ओरिजिनल पार्टी है और कौन सा दूसरा गुट नकली पार्टी है। और वोटर उसका सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। पार्टी को मानने वाला वोटर, मतदाता, जिस गुट के साथ खड़ा हो जाता है वही तो असली पार्टी होती है। उसका नाम कुछ भी हो, उसका चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, लेकिन वोटर जिसको मानता है वही तो असली पार्टी होती है। अब देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना को हमेशा से 16 से 20% के आसपास वोटिंग होता रहा। 20 के आगे बहुत शिवसेना कभी नहीं गई। लेकिन इस चुनाव में शिवसेना के 2 गुट खड़े थे। उद्धव ठाकरे एक तरफ थे और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जिनको चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना था, वो चुनाव चिन्ह नाम लेकर निकल गए थे। दूसरी थी एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके भी 2 गुट हुए थे। चुनाव आयोग में उसमें से भतीजे की पार्टी जो थी, भतीजे का अजित दादा का जो गुट था, उसको ही असली पार्टी मान लिया, चुनाव चिन्ह भी दे लिया। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जो मतदाता होता है वो किसको असली पार्टी मानता है, ये आंकड़े बताते। अगर शिवसेना की हमेशा से 20% के आसपास वोटिंग होती रही, तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा किस गुट के तरफ गया, वो देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये असली शिवसेना है। नेशनलिस्ट पार्टी है, उसको भी 18, 20, 17% वोटिंग होती थी। अगर उसमें से बड़ा हिस्सा अजित दादा के पास या उनके चाचा के पास जाता है, तो वो असली पार्टी, ये हम समझ सकते हैं। इसके लिए किसी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। और यही फैसला इस चुनाव में होने की ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले 5 साल में, 4.5 साल में महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा चुनाव हुआ नहीं था। पार्टियां टूटने के बाद, पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन का पाला बदलने के बाद वोटर को कुछ तय करने ही नहीं दिया गया।
ना कॉरपोरेशन महापालिका के चुनाव हुए, ना नगर पालिका के चुनाव हुए, ना तालुका पंचायत जिला परिषद के चुनाव हुए। तो इसलिए 4 साल से जो एक रहस्य बना था कि कौन सी पार्टी असल है और कौन सी पार्टी नकली है, ये आरोप करना अलग बात है, लेकिन सच्चाई अलग होती है। वो उसका फैसला इस मतदान से होने वाला था। और अब तो मतदान हो गया, मतगणना हो गई, आंकड़े सामने आ गए, तो हम देखते हैं। तो एक बात है कि एकनाथ शिंदे ने बाजी मार ली है। शिवसेना को अगर 20% के आसपास अखंडित होते हुए वोटिंग मिलता था, तो उसमें से अगर 13% एकनाथ शिंदे लेके जाते हैं, तो शिवसेना का जो ओरिजिनल वोटर था उसमें से बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ गया है। इसलिए एकनाथ शिंदे ओरिजिनल शिवसेना है, ये मानना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें एकनाथ शिंदे बीजेपी के सपोर्ट से लड़े, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के वोट में बीजेपी का भी हिस्सा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इसके पहले भी बार बार जब गठबंधन होता था तो शिवसेना और बीजेपी साथ साथ लड़ते थे, फिर भी उनका शिवसेना का वोट शेयर अकेले लड़े या अलायंस करके लड़े, फिर भी 20% के आसपास होता था। और उसमें कांग्रेस या एनसीपी के वोट नहीं मिलते थे, बीजेपी के मिलते थे या ना मिलते थे, लेकिन फिर भी शिवसेना 20% के आसपास रहती थी। तो जो एकनाथ शिंदे को 13% वोट मिले हैं, वो ओरिजिनली बाला साहब के शिवसेना के हैं, ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की वो बात नहीं है। उद्धव ठाकरे को अगर 20% वोट मिले हैं, तो उसमें से बाला साहब की शिवसेना के सिर्फ 7-8% मिलते हैं और बाकी बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस या एनसीपी से आए हैं, नए वोट है। वही बात हम अगर अजित दादा की देखेंगे, शरद पवार के भतीजे की, तो शरद पवार के भतीजे ने जो बगावत की, उनके साथ 54 में से 42 एमएलए विधायक निकल गए। उनकी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें लड़े थे, 1 सीट जीत पाए जो ओरिजिनल थी। पिछले चुनाव में भी रायगढ़ रत्नागिरी चुनाव क्षेत्र से सुनील तटकरे जीत गए थे, आज भी जीत गए। लेकिन खुद अजित दादा ने अपनी पत्नी को बारामती से चुनाव लड़ाया था और वो हार गई। मतलब अपने चुनाव क्षेत्र में भी अजित दादा कुछ चमक नहीं दिखा पाए। उनके पीछे मोदी जी का आशीर्वाद था, बीजेपी की ताकत थी, एकनाथ शिंदे के गुट की ताकत भी थी, लेकिन फिर भी अपना घर का जो चुनाव क्षेत्र है बारामती, उस पर अजित दादा कुछ करके नहीं दिखा पाए। और इसलिए दूसरी तरफ सब नेता, सब एमएलए शरद पवार को छोड़कर गए थे, फिर भी शरद पवार ने सिर्फ 10 सीटें लड़ाई और 8 सीटें जीत कर दिखाई। उसमें शिवसेना का हिस्सा है, कांग्रेस का हिस्सा है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि कम से कम सीट शरद पवार ने लड़ाई थी और उसमें से ज़्यादा जीत कर भी दिखाई है। और उसके बाद उनके भतीजे को उन्होंने हराया है। शरद पवार का मतलब ही नेशनलिस्ट कांग्रेस है, ये शरद पवार ने सिद्ध करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया। तो अब ये सवाल है कि अजित दादा की हैसियत क्या है। अजित दादा की पार्टी कागज पर है, रजिस्टर्ड है, चुनाव चिन्ह है, लेकिन क्या जनमानस में अजित दादा की पार्टी वोटर मानता है? क्या वोटर अजित दादा की पार्टी को एनसीपी मानता है? अगर नहीं मानता है तो जो बुरी हालत लोकसभा चुनाव में हो गई,
उससे भी बुरी हालत विधानसभा चुनाव में हो सकती है। लेकिन मजाक देखो, उनके पार्टी के एक मंत्री अनिल पाटिल करके है और दूसरे है छगन भुजबल, ये बोल रहे हैं कि विधानसभा की 80 सीटें हमें चाहिए, 90 सीटें हमें चाहिए। एकनाथ शिंदे को जितनी सीटें अलॉट होगी महायुति में उतनी ही सीटें अजित दादा गुट को मिलनी चाहिए। दावा करने में कोई गलती नहीं है कि भाई हम टूट कर आए तो जितने एमएलए ओरिजिनल पार्टी से उठा कर लाए, एकनाथ शिंदे भी उतने ही एमएलए लेकर बीजेपी के साथ आ गए थे। एनसीपी के 42 एमएलए अजित दादा के साथ बीजेपी के खेमे में आ गए। एकनाथ शिंदे भी 40 एमएलए लेकर बीजेपी के खेमे में आ गए थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो एकनाथ शिंदे ने 15 सीटें लड़ाकर 7 सीटों पर जीत हासिल की है। 50% के आसपास 48-46% उनका स्ट्राइक रेट है। अजित दादा का स्ट्राइक रेट क्या है? अजित दादा 4 सीटें लड़े और 1 सीट जीत पाए, वो भी पहले से अपने बलबूते पर सुनील तटकरे जीत सकते हैं, वही सीट तो है। तो बाकी अजित दादा की पार्टी का प्रभाव कहाँ बचा है? ना कि उनके अपने पुणे डिस्ट्रिक्ट में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पूना डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया, जितनी चाहिए उतनी ताकत दी गई, अच्छा वाला फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको दे दी गई, अच्छे खाते भी दिए गए, मंत्रालय दिए गए। प्रभाव क्या है? अगर आप चुनाव में वोट नहीं ला सकते तो आपकी पार्टी कागजों की पार्टी बनती है, ना कि ताकत की पार्टी बनती है। हम आपके साथ आ गए, ये मेहरबानी नहीं है। आपने बख्शिश पहले ले लिया और काम तो दिखाया नहीं। जो काम आपको चुनाव में वोट की संख्या में दिखाना चाहिए था, आप तो दिखा नहीं पाए। इसलिए तो मोदी जी ने आपके किसी पार्टी के किसी को मिनिस्टर नहीं बनाया है। आपको एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफर किया था, लेकिन आपको तो कैबिनेट मिनिस्टर बनना है प्रफुल्ल पटेल को। तो बात ये हो गई कि हम काम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन बख्शिश हमको मिलना ही चाहिए। बख्शिश ही हमारा अधिकार है। इस ढंग से कोई गठबंधन नहीं चल सकता, ना कोई पार्टी चल सकती। छगन भुजबल हो या अनिल पाटिल हो, जो आज विधानसभा के लिए 288 में 90 या 80 सीटें मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में आपने कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाया। ना आपकी ताकत बीजेपी को मिली, ना एकनाथ शिंदे को मिली, उनको मुक्की खानी पड़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में शिंदे की पार्टी बीजेपी के साथ थी, अजित दादा की पार्टी नहीं थी। तो अजित दादा साथ आने के कारण महायुति का यानी शिंदे और फडणवीस की पार्टी की ताकत बढ़नी चाहिए थी। वो बढ़ाने की जिम्मेदारी अजित दादा गुट की, अजित दादा के एनसीपी पार्टी की थी। क्या इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आप अपनी ही ग्राउंड पर बारामती में अजित दादा अपनी पत्नी को भी जीता नहीं पाए, चाचा से हार गए। तो सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में महायुति में सीटों का बंटवारा जैसे होगा वैसे होगा, वो आगे की बात है। लेकिन आज जो डिमांड कर रहे हैं उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए। उन्होंने खुले सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि भैया हम आपके साथ आ गए, हमने मिनिस्ट्री तो ले ली, मंत्री तो बन गए, लेकिन हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, ना हम कर पाए, इसके लिए हमें माफ़ करो बीजेपी वालों। ये एनसीपी अजित दादा गुट के नेताओं ने खुले आम बोलना चाहिए। वो छोड़कर आगे भी हमको कुछ ज़्यादा चाहिए, बदले में कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसी बात
अगर छगन भुजबल कर रहे हैं तो मुझे लगता है बीजेपी वाले बोलेंगे कि निकल जाओ यूटी से, तुम काम के ही नहीं हो, तुमको 10 सीटें दे ये भी तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसी बात कहने के लिए बीजेपी को मजबूर करना योग्य नहीं है। छगन भुजबल किस आधार पर? और आज ऐसी बात है, या तो मुंडी झुकाकर शरद पवार के शरण में इनको जाना पड़ेगा, अजीत दादा हो या बाकी के जो उनके विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको अगर जिस गठबंधन में है उसका फायदा नहीं कर सकते तो मेहरबानी के टुकड़े चाहिए, तो शरद पवार को शरण जाना जरूरी है। बस इसके आगे पार्टी नहीं चलानी है। चाचा जी माफ कर दो, आप ही पार्टी चलाओ, हमको खिलाओ, क्योंकि हम मेहनत करने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले हैं। मेहनत आप करो, खाना हम खाएंगे। शरद पवार ने करके दिखाया है तो ये मानना पड़ेगा। और आपके साथ मोदी जी जैसा चेहरा था, आपको अपने हिस्से की सत्ता और ताकत बीजेपी ने अलॉट की थी। 1 साल मंत्रिमंडल में रहकर अजीत दादा के सहयोगी क्या कर पाए? अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे चलकर आप ना अकेले कुछ कर पाएंगे, ना किसी के साथ जाकर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप सत्ता पर जीने वाले परोपजीवी हो। आपको दूसरे की मेहनत पर अपना खाना खाना है, खाना कमाना नहीं है। खाना तो है लेकिन कमाना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है। तो ऐसी पार्टियां चलती नहीं है, ऐसी पार्टियां चलती नहीं है। और इसलिए जिस ढंग की बातें छगन भुजबल या अनिल पाटिल कर रहे हैं, वो बीजेपी को बाध्य कर रहे हैं कि हमको गठबंधन से निकाल दो, हम बोझ बन गए, हम सत्ता में बोझ है, हम राजनीति में बोझ है, हम चुनाव में बोझ है। यही तो आप अपनी काम से और करतूत से बता रहे हो। तो बीजेपी को अजीत दादा के जो सहयोगी है वो खुले आम बोल रहे हैं कि धक्के मारकर हमको बाहर निकाल दो, और बाहर निकाल दिए गए तो अजीत दादा की पार्टी बचेगी भी नहीं। ये सवाल है, ये सवाल है। क्या विधानसभा चुनाव आने तक और होने तक महाराष्ट्र में अजीत दादा की पार्टी चुनाव लड़ने के लिए भी बचेगी? ये सबसे बड़ा सवाल उसी पार्टी के सामने, उसके नेतृत्व के सामने है। छगन भुजबल और अनिल पाटिल वगैरह जो कोई नेता है, सुनील तटकरे है, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है। सीटें कितनी बात छोड़ दो, क्या विधानसभा चुनाव होने तक अजीत दादा के साथ आए हुए एमएलए भी उस पार्टी में बचेंगे या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए चुनाव के नतीजे समझना जरूरी होता है। और यही बात शायद प्रफुल्ल पटेल भूल गए, छगन भुजबल या अजीत दादा के बाकी सहयोगी भूल गए, इसलिए 80-90 सीटों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।